हे एवरीवन, आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं गेट के मॉक टेस्ट 3 के सॉल्यूशंस। ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो है, जाकर तुरंत देख लीजिए। अभी तक मॉक टेस्ट 1, 2 या 3 में से कोई भी नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक्स है, जाके पहले वो दे दीजिए। सॉल्यूशंस चेकआउट बाद में कीजिएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो 8 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स आपको गिवन थी सिंपल, और बता था कि इसका एलयू फैक्टराइजेशन या एलयू डिकम्पोजिशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल था तो वो आंसर टाइप करना था 1, अदरवाइज आंसर टाइप करना था 0। ओके, एलयू फैक्टराइजेशन डिकम्पोजिशन की कंडीशन क्या होती है वो चेक करनी थी। तो कुछ रिजल्ट्स आपको बता दूं पहले। सबसे पहले, अगर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो एलयू फैक्टराइजेशन या डिकम्पोजिशन होगा इफ एंड ओनली इफ जितने भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स हैं वो नॉन जीरो। अगर इन्वर्टेबल है तो ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, अगर इन्वर्टेबल नहीं है यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो भी उसकी रैंक है, सपोज की रैंक के है, तो एलयू डिकम्पोजिशन होगा इफ जो फर्स्ट के लीडिंग प्रिंसिपल माइनस यानी स्टार्टिंग के जो के लीडिंग प्रिंसिपल माइनस होंगे अगर वो नॉन जीरो है तब होगा। ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी ऐसी मैट्रिक्स का, सिंगुलर मैट्रिक्स का एलयू डिकम्पोजिशन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ये चीज़ हो, मगर ये चीज़ होगी तो ज़रूर हो। ओके, व्हाट एल्स, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। क्लियर। अब इसको रिजल्ट को यूज़ करते हैं। जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसको हम ध्यान से देखते हैं। अगर हम ध्यान से इस मैट्रिक्स को स्टडी करें तो सबसे पहले हम रिजल्ट लगाना चाहेंगे स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट वाला। ठीक है, जिससे हम डिटर्मिनेंट 0 कहते हैं। पहले उस इन्वर्टिबल की कंडीशन चेक करते हैं। तो अगर फर्स्ट रो देखें तो 5 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 0, यानी बचे हुए सम का टोटल का सम 4 है और ये 5 यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे में 6 ले लें, बचे होगा 2 1 0 1, ये हो जाता है 2 3 एंड 4 5, अगेन सेटिस्फाइड। सेम थर्ड में, फोर्थ में सेटिस्फाई हो रही है, मगर इस रो में आता है 9, यहाँ 8 प्लस 2 10, अकेला इन दोनों का ही सम 9 से बड़ा हो जाता है, यानी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, तो वो रूल डायरेक्टली नहीं लग सकता। अब अगर ध्यान से देखें तो लास्ट जो रो है इसकी वो सारे जीरो एक्सेप्ट वन एलिमेंट। तो अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूँ, तो इस रो में ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बची हुई एक 5 प्लस 5 की मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट कॉलम होगा और फर्स्ट की 5 रोज होंगी। और ये मैट्रिक्स कैसी होगी? स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। चेक कर सकते हैं। 5 यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 6 होगा, यहाँ होगा 2 1 3 एंड 1 4, 9 है यहाँ एंड 3 4 5 6 7 है यहाँ, इसी तरह 12 है और यहाँ 9 है। ओके, एंड या दिस इज 8 है और यहाँ पे 2 1 3 4 5। तो स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स बनती है बची वाली, जो मैंने यहाँ कहा कि अगर इसका डिटर्मिनेंट लास्ट वाले रो से एक्सपेंड करें तो होता है 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ द बी, जब बी एक स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है। तो मतलब कि बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और अगर बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ए का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है और मैट्रिक्स से इन्वर्टेबल है। तो समटाइम्स ये रिजल्ट डायरेक्टली ना लग के इस तरह से लग जाता है। अब इन्वर्टेबल है, अब बस ये कंडीशन चेक करनी है कि जितने भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स है वो नॉन जीरो हो, तभी एलयू फैक्टराइजेशन होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि वो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है। अच्छा, स्टार्टिंग के 5 प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस अगर देखें, यानी जो प्रिंसिपल माइनर्स है वो ये आते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल माइनस और कुछ नहीं होते, बल्कि जैसे सपोज अगर ये मैट्रिक्स थी तो इसमें ये, फिर ये वाला हो गया, फिर ये 3 वाली मैट्रिक्स, फिर ये 4 वाली, फिर ये 5 वाली, इसी तरह 6 वाली। मगर 6 वाली हम देख सकते हैं वो नहीं था लीडिंग प्रिंसिपल, मगर ये सारे थे, ये सारी मैट्रिसेस आ गई 5 वाली। इनका डिटर्मिनेंट अब ध्यान से देख सकते हैं, ये सब नॉन जीरो होगा। स्टार्टिंग ही ईजी है, अगर बात की देखने के लिए फिर से रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जितनी भी मैट्रिसेस हैं सारी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, तो सबका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, सारी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होगा, यानी प्रिंसिपल माइनस नॉन जीरो होगा। बची जो 6th वाली है वो बेसिकली पूरी मैट्रिक्स ही होगी, और उस पूरी मैट्रिक्स का हम जानते हैं डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, अभी ऊपर बताया था। तो जितने भी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो हो गए, मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है,
सिंपल, तो मैट्रिक्स का एलयू फैक्टराइजेशन होगा, और फैक्टराइजेशन है तो आंसर हो गया 1 आपको टाइप करना। और अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका होता है, वो आपको नहीं लगाना है, कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ए को एल इंटू यू में ब्रेक करते हैं, वहाँ से कोएफिशिएंट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत लंबा मेथड। यहाँ वो नहीं पूछा है, यहाँ आपसे एल और यू में फैक्टराइज करने को नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है होगा कि नहीं, उसके लिए ये टेक्निक लगाएंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन रूल आपको गिवन है, जहाँ पे रूल इज एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना एक्यूरेट है ये रूल। तो एक्स नॉट और सम C1 में इनमें कुछ रिलेशंस आपको गिवन है, और हमें बताना है कौन सा रिलेशन ट्रू है। ओके, सो जब भी ये कंडीशन गिवन इज एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, तो हमेशा स्टार्टिंग में पॉलिनॉमियल से स्टार्ट कीजिए। ओके, और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 1 ले लेते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट किया, C1 की वैल्यू आ गई हाफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स को लेते हैं एक्स, एफ एक्स को एक्स सब्स्टिट्यूट किया, C1 की वैल्यू यूज़ करी, एक्स नॉट प्लस और x1 में एक रिलेशन मिल गया कि एक्स नॉट प्लस x1 हो गया 1। ओके, अगेन एक्स स्क्वायर लिया, अगेन एक रिलेशन मिला 3x0 स्क्वायर प्लस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 2। दोनों रिलेशन से x0 और x1 में वैल्यू फाइंड करी, x0 आ गया हाफ प्लस माइनस √3/6 और x1 आ गया हाफ माइनस प्लस 1/6 √3। इन रिलेशंस को सेटिस्फाई करा के देख लिए हमारे ऑप्शन में। पहला है x0 की वैल्यू है 5/2, x0 5/2 तो नहीं है, ऑप्शन ए हो गया गलत। अगला 6 टाइम्स x1 की वैल्यू ये है, 6 टाइम्स x1 का x1 में 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस प्लस √3 हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन भी करेक्ट है। 6x0 प्लस 6x1 6 होगा, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिला था x0 प्लस x1 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया 6x0 प्लस 6x1 1 6 होगा, करेक्ट, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। और लास्ट x0 को हम लिख सकते हैं C1 प्लस माइनस 5, x0 C1 की वैल्यू हाफ थी, तो इसे हम लिख सकते हैं C1 प्लस माइनस √3/6, ना कि 5, तो लास्ट ऑप्शन गलत है। ओनली करेक्ट ऑप्शन हो गए, ओके सॉरी ये गलती से लगा हुआ है, बी एंड सी इसके ओनली करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लास्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, एक लियोपनोव फंक्शन इन डिफरेंशियल इक्वेशन का इस फॉर्म का है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, तो 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। ओके, अब लियोपनोव फंक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसको फॉर यूज़ करिए और फाइंड कीजिए 2a माइनस बी की वैल्यू। ऑल राइट, लियोपनोव थ्योरम से कहते हैं जो लियोपनोव फंक्शन होता है, बेसिकली हमने v मान लिया उस फंक्शन को, उसके बाद लोकल मिनिमम होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और जो v का डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता तो लेस और इक्वल टू 0 होता। ओके, तो फर्स्टली हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो v का डेरिवेटिव क्या है, ये हो गया 2a x डॉट डॉट मीन्स बेसिकली डेरिवेटिव है, ठीक है, सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। अब जो x डॉट y डॉट और z डॉट की वैल्यूज हमें इक्वेशन में गिवन है उन्हें सब्स्टिट्यूट किया और इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से देखते हैं, हमें चाहिए v का डेरिवेटिव लेस देन 0। ये लेस देन 0 के लिए हमें कंडीशन क्या होगी, 4a इक्वल टू 4a माइनस 2 भी 0, दोनों केस में 4a माइनस 2 भी 0 यानी b इक्वल टू 2a, और जो c होना चाहिए वो पॉजिटिव। दिस इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। b इज इक्वल टू 2a यानी कि 2a माइनस b की वैल्यू 0, तो सिंपल आंसर 0, कुछ और नहीं करना था, ठीक है। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर लियोपनोव फंक्शन कि उसका डेरिवेटिव हैज टू बी लेस देन 0 फॉर एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और स्टेबल के लिए लेस और इक्वल टू 0। अगर स्टेबल होता तो c को हम 0 चूज कर सकते, तो b इक्वल टू 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, एक सीरीज सॉल्यूशन गिवन है इस ODE का, जहाँ पे a0 0 नहीं है, तो इंडिसियल इक्वेशन इसकी FR इक्वल टू 0 है, तो हमें फिर से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं इस इंडिसियल इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सिंपल सीरीज सॉल्यूशन है, उसको लेट करते हैं। तो yx को ये गिवन है a0 x पर r a1 x पर r प्लस वन एंड सो ऑन, सोल्यूशन है गिवन ODE का। इसका डेरिवेटिव फाइंड किया और डबल डेरिवेटिव, और आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे गिवन ODE में और सिंप्लीफाई करेंगे टर्म्स को। तो हमने x0 पावर r में x पावर r प्लस वन में एंड सो ऑन सब्सटीट्यूट करें। हमें ज़्यादा आगे तक नहीं जाना, सिर्फ पहली टर्म चाहिए इंडिसियल इक्वेशन के लिए। हमेशा ये जो पहली वाले कांस्टेंट है
ये हमारी इंडिविजुअल इक्वेशन होती है, इसलिए हमने ए नॉट नॉन जीरो मानते हैं। तो इंडिविजुअल इक्वेशन हो गई 4r टाइम्स r माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एफ आर की वैल्यू। अब चलते हैं जो हमें गिवन है, एफ ऑफ 1 इज 1 पुट किया, ये हो गया 0, एफ ऑफ 1 इज 1 करेक्ट। इसके अगर आप रूट्स फाइंड करेंगे तो इसके सिर्फ दो ही रूट्स आएंगे, हाफ एंड हाफ, यानी सेम रूट है। तो ये कह रहा है दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ऑप्शन बी गलत। अगला है एफ ऑफ आर वन माइनस आर टू 1 होगा जब आर वन और आर टू रूट्स हैं, रूट्स हाफ है तो हाफ माइनस हाफ 0, एफ ऑफ 0 अगेन 1, थर्ड भी करेक्ट है। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे वो आएगी 9, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर सी, जो इसके दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए। सिंपल। इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए बस आपको पहला सोल्यूशन मान के चलिए, जो सबसे पहला वाला आएगा एक्स पार आर वाला, वही आपकी इंडिविजुअल इक्वेशन बनेगी, वहीं से सेटिस्फाई कर दीजिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम गिवन है कि इसे ऑप्टिमाइज करना है, ये कॉन्स्टेंट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। पहले भी बता चुका है, हमेशा क्वेश्चन में पढ़िए क्या चीज़ पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। ओके, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह ऑप्शन है। तो जब भी कॉन्स्टेंट वाला प्रॉब्लम आता है हम लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स मेथड को मोस्ट प्रोबेबल मानते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो जी को हमने कांस्टेंट मान लिया, जो कांस्टेंट है उसको हमने मान लिया एक फंक्शन जी, और अब लेग्रांजेस मेथड लगाया तो एफ एक्स इक्वल टू लैमडा जी एक्स करा, डेरिवेटिव की एक्स वैल्यू आ गई 1 बाय लैमडा फॉर लैमडा नॉट इक्वल टू 0। एफ वाई की वैल्यू एफ वाई इक्वल टू लैमडा जी वाई एंड एफ जेड इक्वल टू लैमडा जी जेड से भी वाई और जेड की वैल्यूज आ गई फॉर लैमडा इज नॉट इक्वल टू 0। इन वैल्यूज का सब्सटीट्यूट करेंगे कांस्टेंट में, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4। सब्सटीट्यूट किया, लैमडा की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस 3/4। इन लैमडा की वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करके क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। तो 3/4 के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट है और -3/4 के लिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा 2। तो ऑप्शन ए गलत है, वो कहता है क्रिटिकल पॉइंट 4 है। अगला कहता है फंक्शन की वैल्यू किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे इस सेट में लाई करेगी, चेक कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट से वो आएगी -6 या फिर 6, यानी वो इस सेट में लाई करेगी +-6, और यहाँ सेट गिवन है +-2, यानी गलत है। तो हमें इसे टिक करना है क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। अगला, ऐसे दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी ई एफ कि ए प्लस डी और सी प्लस एफ सेम होगा, चेक कर सकते हैं। तो 4/3 माइनस 4/3 एंड 4/3 माइनस 4/3 सेम 0+0, यानी ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है कोई भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स लीनियर मल्टीपल्स होंगे एक दूसरे, चेक कर सकते हैं। अगर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, तो वो भी करेक्ट है। मगर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, उन्हीं को हम टिक कर देंगे। ओ सॉरी, यहाँ गलती से गलत मार्क्ड है, इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी होगा, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक। ए और बी करेक्ट है, ना कि सी और डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14th, सी ए क्लोज पीस वाइज कर्व है विच इज फिगर्ड बाय ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, इन पॉइंट्स पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, वापस इन पे आ रहे हैं। ओके, और एक इंटीग्रल हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि ग्रीन्स थ्योरम लग सकती है नहीं, और लग सकती है तो इस इंटीग्रेशन की क्या फॉर्म हो जाएगी वो बताना। सिंपल ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन। ऑल राइट, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ये बेसिकली आप ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रैपेजॉइड है जो इन लाइन से बाउंडेड है, यानी हमने लाइंस ड्रॉ कर ली ट्रैपेजॉइड की और फाइंड कर ली कि कौन कौन सी लाइंस है। ठीक है, इस पे ग्रीन्स थ्योरम लग सकती है विदाउट एनी डाउट, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, विदाउट एनी डाउट सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, तो लगाई पी लेट के लिए जो हमें इंटीग्रेट में फंक्शन है ये हो गया पी डी एक्स और क्यू डी वाई जनरल फंक्शन, तो 2xy(x)y² हो गया। ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन में चेंज होता है, और द रीजन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल वाई। सब्स्टिट्यूट किया, अगर आप चेक करेंगे जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रापेजॉइड को अगर हम एक्स के तरह से परफॉर्म करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा 3 पार्ट में, मगर अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं टाइप 2 में तो हमारा ईजी होगा, वही हमने किया, इसलिए हमने वाई को इनसाइड लिया। सिंपल, यहाँ से जाएगा इस कर्व तक और एक्स के लिए -2 से 1, वेरी सिंपल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी डाउट। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम लग सकती थी, अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे कि ये ट्रापेजॉइड किस तरह से दिखता है तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा रीजन बन रहा है और उसमें किस तरह हिसाब से चलेंगे। मूविंग टू फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक और
एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर स्पेस P1 के लिए इस इनर प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, जो है E1 E2, जहाँ बेसिस लिए P1 की हमने 4,3x। तो हमसे E1 और E2 में रिलेशन जो गिवन है वो पूछ रहा है कि क्या है। सिंपल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का क्वेश्चन है। सबसे पहले P और Q है, P है 4, Q है 3x। इनका इनर प्रोडक्ट लगाया, जो हमें इनर प्रोडक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो आ गया 0। P का P से किया और Q का Q से किया। अब क्योंकि इनका इनर प्रोडक्ट 0 है तो मतलब ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। अब जस्ट ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए नॉर्म से डिवाइड करते हैं। नॉर्म होता है उसका उसी से इनर प्रोडक्ट, इसलिए हमने ये किया है। इनर प्रोडक्ट किया तो बस इसको डिवाइड कर दो नॉर्म के रूट से। E1 हो गया P बाई रूट ऑफ द नॉर्म यानी 4/√32 यानी 1/√2। E2 हो गया Q बाई नॉर्म का रूट यानी 3x/√6 यानी √3/√2 ऑफ x। अब जस्ट रिलेशन सेटिस्फाई कर दो। तो E2 को हम लिख सकते हैं √3x टाइम्स E1। तो जो पहला और चौथा ऑप्शन है वो फॉल्स हो गया। वो कह रहा है √2x E1 एंड √3x E1, दोनों गलत। अब बचे अगला E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर x इक्वल टू 1 पे 2 होगा। ठीक है, वो गलत हो गया। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करेंगे अगर हम यहाँ पे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 का x स्क्वायर, और x इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, वो आ गया 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी 2। और दूसरा 2 टाइम्स E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, 2 टाइम्स E1 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3/2 x स्क्वायर, 0 पूछ रहा है, आ गया 1। इसीलिए बी और सी ऑप्शन इसके करेक्ट और ए और डी फॉल्स। सिंपल करेक्ट पूछा था तो बी और सी ऑप्शंस लगा देंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे। यहाँ पे ग्राम स्किमेटेड भी लग सकती थी अगर जो बेसिस हमें गिवन होती वो ऑर्थोगोनल नहीं होती। तो पहले हम ऑर्थोगोनल बनाते हैं, वहाँ से ऑर्थोनॉर्मल। इजी। आई होप आपको टेस्ट देने में इंटरेस्ट लग रहा होगा और टेस्ट अच्छे जा रहे होंगे। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स और चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्रैकेट, और ये जितने टेस्ट हो सके उतने शेयर कीजिए। थैंक यू।